दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का टारगेट स्टडी IQ के आज के इस शानदार वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बना है वो बना है फोर्ब्स ने हाल ही में एक लिस्ट जारी करी है, उसको लेकर बनेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा कि फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल विमेंस की लिस्ट में किस महिला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि पूरी दुनिया की 100 सबसे ज़्यादा पावरफुल महिलाओं की जो लिस्ट बनाई गई है उसमें पहले स्थान पर रखा गया है एंजेला मार्केल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें किसी भारतीय का भी नाम है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहले तो आप ये समझो कि इस लिस्ट में पहले स्थान पर किसे स्थान दिया गया है। पहला पोजीशन मिला है एंजेला मार्केल को। ये जर्मन चांसलर हैं, वहाँ उनको ही ये पहला स्थान मिला है। कोरोना वायरस के बाद में इकोनॉमी डाउन होने के बावजूद भी उसको वापस ट्रैक पर लाने के लिए अच्छा काम करने के चलते इनको ये जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक ये फोटो। अब देखो इस फोटो में क्या लिखा है कि आपको निर्मला सीतारमण जी का फोटो दिख रहा है। इसका मतलब है इस लिस्ट में निर्मला सीतारमण जी को भी शामिल किया गया है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन की ये जो लिस्ट है ये भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अब देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि फोर्ब्स नेम निर्मला सीतारमण एज 41st मोस्ट पावरफुल वीमेन, रोशनी नाडर मल्होत्रा मजूमदार शॉ इन टॉप 100। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं उसको देखते हैं, डिस्कस करेंगे। तो पहला तो ये समझो कि ठीक है, ये आप देख सकते हो। पहला तो ये समझो कि लगातार 10वें साल इस सूची में लगातार 10वें साल एंजेला मार्केल जो कि जर्मनी की चांसलर हैं, कहाँ की एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो उनको लगातार 10वें साल पहले स्थान पर रखा गया है। कमला हैरिस जो हाल ही में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी थी, उनको इस कैटेगरी में इस सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आप शुरू करते हैं कि भारत की कौन कौन सी महिलाओं को टॉप 100 में शामिल किया गया है। तो निर्मला सीतारमण जो हैं, निर्मला सीतारमण जी को इस कैटेगरी में इस लिस्ट में 41वें स्थान पर रखा गया है। उसके बाद में रोशनी नाडर जो है, रोशनी नाडर मल्होत्रा जो है, उनको 55वें स्थान पर रखा गया है। 55वें स्थान पर उनको रखा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में है कि किरण मजूमदार जो है, किरण मजूमदार शॉ, वो 68वें स्थान पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में जो इंडिया के अंदर में एक समूह है जिसको लैंडमार्क समूह के रूप में जानते हैं, उनको उसकी जो प्रमुख है जिसका नाम है रेणुका जगतियानी, उनको इस कैटेगरी में इस सूची में 98वें स्थान पर रखा गया है। तो जितने भी नाम मैंने आपको गिनाए हैं सभी को याद कर लेना, अदरवाइज टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड करके सब कुछ पढ़ लेना। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। अब दोस्तों आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि इतना ज़्यादा डिटेल में मैं किसी भी क्वेश्चन को बताता हूँ कि आपका कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आपको बता दूँ आगे आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं सभी के लिए हर कोई बच्चा मेरी करंट अफेयर्स को परचेज कर सके, इस वजह से 50% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट चला दिया है। आप जनवरी से लेकर पूरा नवंबर तक का, जनवरी से लेकर पूरा नवंबर तक का जो PDF है ये मात्र 200 रुपये में आपको दिया जा रहा है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में वर्ष 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रेक डांस, यानी कि 2024। देखो बहुत इत्मीनान से समझना है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। पहले तो ये समझो कि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने क्या किया है कि 2024 में फ्रांस के पेरिस में जो गेम्स होने वाले थे उसके लिए ब्रेक डांस जो होता है इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इसको शामिल कर लिया गया है। अब उस ओलंपिक में ब्रेक डांस के भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे।
ठीक है। दूसरी चीज़ ये समझो कि यहाँ पर छिपा हुआ क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2024 का जो ओलंपिक है ये कहाँ पर होगा, तो ये फ्रांस के पेरिस में होगा, फ्रांस देश में इसको किया जाएगा। तो हाल ही में इसमें ब्रेक डांस को शामिल किया गया है, इसका फोटो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो ये यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा है ब्रेक डांस जो है, ब्रेक डांसिंग गेट्स ओलंपिक स्टेटस टू डिबट एट पेरिस गेम्स इन 2024। 2024 में जो पेरिस में गेम्स होंगे वहाँ पर इसको ब्रेक डांस को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रेक डांस के अलावा भी दो और खेल हैं जिनको शामिल किया गया है। एक है स्केट बोर्डिंग और दूसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। इनको भी उस ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ओलंपिक के बारे में बताऊँ तो ओलंपिक जो गेम्स हैं ये समर में अलग से आयोजित किए जाते हैं, विंटर्स में अलग से आयोजित किए जाते हैं। इसको हर साल 4 साल के ड्यूरेशन के बाद में आयोजित किया जाता है। जैसे एक समर में जो आयोजित किए जाते थे उससे अगली समर में, एक समर से अगली समर के बीच में 4 साल में इसको आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ में एक विंटर से दूसरी विंटर, एक विंटर से दूसरी विंटर में ये 4 साल में आयोजित किया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग पूछे समर से विंटर तो ये 2 साल का ड्यूरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखो कि कभी कभी घुमाकर इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब देखो वैसे तो आपको ओलंपिक गेम्स के बारे में अगर बताऊं तो इसको लेकर हजारों की संख्या में क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, किसने किया था। लेकिन आपको ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो कि हाल फिलहाल में चल रहे हैं, जो पूछे जा चुके हैं। जैसे कि पहला प्रश्न बनेगा कि जो आधुनिक ओलंपिक है, पुराने की बात नहीं कर रहे हैं, आधुनिक ओलंपिक जो है इसको एथेंस ग्रीस में 1896 में आयोजित किया गया था। एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कौन है। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो जनक है वो है पियरे डी कुवर्तेन। ये आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक हैं। साथ ही साथ में ओलंपिक जो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति है उसकी स्थापना 1894 में पियरे डी कुवर्तिन ने ही की थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये लूशान स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो मुझे प्यार देना ना भूलिए। एक ही तरीका है प्यार भेजने का, ना कोई पैसा मांग रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है, बाकी सब कुछ मेरे पास पहुँच जाएगा। देखो क्वेश्चन बनेगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी के अनुसार जो स्कूली बैग होता है उसका भार जो है कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होने की घोषणा करी है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो स्कूल का बैग होता है किसी भी बच्चे की पीठ पर, उसका जो मैक्सिमम भार है ये 5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 5 किलोग्राम से ज़्यादा स्कूल का जो बैग होगा उसका भार नहीं होना चाहिए। अब इसमें आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो ये पॉलिसी आप देख सकते हो, लिखा है गवर्नमेंट सजेस्ट नो होमवर्क अप टू क्लास 2, यानी कि क्लास 2 तक किसी भी बच्चे को कोई भी काम नहीं दिया जाएगा, कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। स्कूल बैग शुड वेट 10% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि किसी भी बच्चे का जो वेट होता है उसका मात्र 10% होना चाहिए स्कूल का बैग। ठीक है, तो ये नई स्कूल बैग पॉलिसी में बोला गया है। इसमें आपको बताना चाहूँगा, साफ साफ लिख दिया है, क्योंकि बता तो मैंने दिया है, नोट्स में रहेगा तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। लिखा है मैंने कि स्कूली बैग का जो वजन है ये बच्चे के वजन का 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। साथ ही साथ में जो पहली कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं उनका जो औसत वजन है वो 1.6 से 2.2 किलोग्राम तय किया गया है, जबकि जो 12वीं में पढ़ते हैं उनका वजन 3.5 से 5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में एक पॉइंट और है, जो प्री प्राइमरी होता है उसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको कोई बैग की आवश्यकता नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि जो तीसरा
रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है उससे किसे सम्मानित किया गया है? इंग्लिश में देखो, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज 2020 जो है ये एक राजकमल झा को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में राजकमल झा, देखो राजकमल झा का फोटो भी दिख रहा है, लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज। राजकमल झा विंस रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज फॉर द सिटी एंड द सी, यानी कि एक सिटी एंड द सी नाम से उनका एक उपन्यास है जिसके लिए ही उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन सकते हैं? पहला पॉइंट तो यही बनेगा, उनका जो उपन्यास है द सिटी एंड द सी, उसके लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरी बात, ये जो पुस्तक है ये 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, जो सामूहिक दुष्कर्म वाला केस हुआ था, उसके ऊपर ही इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है द सिटी एंड द सी, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर घुमा फिराकर कोई क्वेश्चन पूछेगा कोई बनाने वाला, तो वो ये पूछ सकता है कि एक पुस्तक है जिसका नाम है द सिटी एंड द सी, इसके लेखक कौन है? तो आंसर कर देना कि राजकमल झा जो हैं वो इसके लेखक हैं। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी बैंक हैं जिनका समय समय पर लाइसेंस कैंसिल होता रहता है। तो यहाँ पर एक और बैंक है जिसका लाइसेंस हाल ही में कैंसिल हुआ है। देखो दिसंबर 2020 की बात है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बैंकों का बैंक बोलते हैं, सभी इंडिया में जितनी भी बैंक हैं उसको मॉनिटर करता है आरबीआई। आरबीआई के हिसाब से ही इंडिया में कोई भी बैंकिंग कर सकता है। तो आरबीआई ने महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा कराड जनता सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की एक बैंक है जिसका नाम है कराड जनता सहकारी बैंक। इसका लाइसेंस हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसने इसमें गड़बड़ी पाई है, और क्या डिटेल है ये बाद में आएंगी। पहले आप यहाँ पर एक चीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है, उसका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोग कितना रिवीजन करते हो। किस देश को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इंग्लिश में समझो, किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा, ये जो अवार्ड है ये भारत देश, ये जो अवार्ड है ये भारत देश को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में अनाउंस किया गया है ये जो अवार्ड है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में किसको दिया है? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान भारतीय कृषि विज्ञान संस्थान, उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में बिना थके बिना रुके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में यानी कि दिसंबर 2020 में किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत का पहला विविध रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, इंग्लिश में समझो क्योंकि जो इकोनॉमी की टर्म है वो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कि डाइवर्सिफाइड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है इसको हाल ही में पहली बार पूरे इंडिया में कोई लॉन्च कर रहा है, तो वो है कोटक महिंद्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रियल एस्टेट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से, तो ये जो डाइवर्सिफाइड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नाम से म्यूचुअल फंड है इसको कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्च कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस फंड को एक नाम दिया गया है, इस फंड को शॉर्टकट में RIET, इस फंड को शॉर्टकट में REIT के नाम से हम लोग जानेंगे, जो कि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक महिंद्रा AMC जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसने इसको लॉन्च किया है। इसके बाद में क्वेश्चन बन रहा है कि चर्चा में चल रहे पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद
पायोनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा, इसके जो लेखक हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च भी किया है और इसके लेखक भी हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं रमेश पोखरियाल निशंक का फोटो, जिन्होंने हाल ही में इस पुस्तक को लिखा है, जिसमें कि जो अरविंद हैं, महर्षि अरविंद, उनके जीवन के ऊपर इस पुस्तक को लिखा गया है। चलते हैं दोस्तों फटाफट से अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बना है कि किस संगठन को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है या फिर उससे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इन्वेस्ट इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन्वेस्ट इंडिया इसका नाम अच्छे से समझना कि इन्वेस्ट इंडिया को हाल ही में यूनाइटेड नेशंस का ये जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड है ये वो प्रदान किया गया है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए इंडिया की तरफ से चला गया ये जो शानदार सा मिशन है इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम, उसी ने हाल ही में 2020 का यूएन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड जो है वो जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, जल्दी से मूव करते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। विश्व मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा हर साल 10 दिसंबर को, हर साल 10th ऑफ दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 10 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को इसकी शुरुआत हुई थी। साथ ही साथ में वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम हो जाएगी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। इसके लिए इसकी वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम हो जाएगी, इसको भी आप लोग भूल नहीं सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, आरआरबी एनटीपीसी की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको एक फ्री में मॉक टेस्ट दे रहा हूँ जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, मेरे कहने पर जाइए, उसमें अपना स्कोर देखिए कितना आ रहा है। साथ ही साथ में ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि हाल ही में शाहीन ईगल 9 ये जो एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के बीच में आयोजित करी गई है? आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखकर बताइए। और वीडियो पसंद करते हो, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।